वो 26 इंच की छाती वाले जो महाबली हैं उसके नाम पर। 1869 को ये संत पैदा होता है, साबरमती का संत, और 1469 को नानक पैदा होते हैं। आप देखिए क्या संगम है। एग्जैक्ट 400 साल के बाद एक दूसरा संत पैदा होता है। आज 30 अक्टूबर है। आज सिखों के चौथे गुरु रामदास जी की बर्थ डेट है सर। प्रकाश, क्या कहते हैं, प्रकाश दिवस कहते हैं जिसको। हरमंदिर साहब उन्होंने बनवाया गोल्डन टेम्पल में। चौथे गुरु इसलिए कि उससे पहले बीच में और दो थे गुरु नानक जी के बाद। लेकिन गुरु नानक जी का बच्चा, बड़ा बच्चा श्रीचंद, वो इनको गुरु नहीं मानता था, रामदास जी को। तो जब उनसे मिलने के लिए आया तो उनसे मजाक किया उन्होंने कि आप इतने बड़े गुरु हैं कैसे, और आपने इतनी लंबी चौड़ी दाढ़ी कैसे रखी हुई है। उनको अफसोस ये था श्रीचंद को कि मुझे उस गुरुओं की लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया गया एक्चुअली। तो उन्होंने टॉन्ट किया गुरु रामदास के ऊपर, इतनी लंबी दाढ़ी आपकी, फ्री फ्लोइंग। कहता हाँ, इसलिए कि जब मेरे महागुरु गुरु नानक जी का बेटा यहाँ पर आए तो मैं अपनी उस दाढ़ी से, लंबी दाढ़ी से उनके जूते साफ कर सकूं। वो देख के श्रीचंद रो पड़ा और तब उसने स्वीकार किया कि आप जैसा महापुरुष ही उस गुरुओं की लिस्ट में होना चाहिए था। आज वो 30 अक्टूबर का दिन भी है जो गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व जिसे कहते हैं वो है। तो जहां तो ह्यूमिलिटी, विनम्रता से दुनिया में हम लोगों के मन जीत सकते हैं, आज ऐसे पुरुष की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, या ऐसी एक स्त्री या कोई एक नायिका की जरूरत है जो अपने आंसुओं से लोगों के दुखों को पोंछ ले। पर यहाँ तो ये हालात हैं कि लोग दुख देने के लिए ऐसा लगता है फैक्ट्रियां लगा के बैठे हैं। ये फर्क है नानक में, ये फर्क है गांधी में, ये फर्क है गुरु रामदास के अंदर या श्रीचंद में, और ये फर्क है आज के नेतन्याहू या बाइडेन जो एक तरह से बर्बरता के प्रतीक बन गए हैं, और कुछ नहीं। दुख इसलिए होता है हेमंत कुमार जी। सबसे पहले तो मैं विलंब से जुड़ने के लिए क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। ये दिनेश जी, ये जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आप अपने मुल्क के ऊपर जरा निगाह डालें तो आपको लगेगा कि हम लोग कहां पहुंच गए हैं। कि आप जिस जेनोसाइड की जिसकी चर्चा हम लोग करते रहे थे, फाइनल कॉल की, तो एक दुनिया के एक मुल्क में यह शुरू हो गया और एक तरह से वहां जनसंहार ही हो रहा है फिलिस्तीन में। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमने एक ऐसा समाज बना दिया है कि जो कि उस जनसंहार पर जश्न मना रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कहीं जनसंहार हो और हिंदुस्तान के लोग उसका जश्न मनाए। और कल्पना करें कि हमारे यहाँ भी एक समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ ऐसा ही कुछ हो। तो ये तैयार हुआ है पिछले 10 सालों में। पृष्ठभूमि उसकी बहुत पुरानी है, लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले 10 सालों में आपने एक ऐसा समाज गढ़ दिया जो जनसंहारों पर खुश हो सकता है। तो आप जो कह रहे थे, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, जिन गुरुओं की आप चर्चा कर रहे हैं, उन गुरुओं की शिक्षाएं चाहे जो विश्व शांति की हो, लेकिन हमारा समाज आज वहां बैठा हुआ है जहां हम जनसंहार पर जश्न मना रहे हैं और वैसा ही अपने यहाँ होने की कामना कर रहे हैं। तो ये फर्क है। आप महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर के फूल चढ़ाएं, उनके सामने झुकें, उनको श्रद्धांजलि दें, लेकिन आप करते क्या हैं? आप दुनिया के बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हम गांधी के देश से आए हैं, लेकिन आपने अपने 10 सालों के राज में गांधी को गाली देने वाली पूरी फौज तैयार कर दी। आपने 10 सालों में नेहरू को गाली देने वाली पूरी फौज तैयार कर दी। आपने अपनी रवायत को भी छोड़ दिया। अटल बिहारी वाजपेयी तो फिलिस्तीन के समर्थक थे, उसकी रक्षा में खड़े हुए थे वो, और उन्होंने कहा था कि उसको अपना होमलैंड मिलना चाहिए। लेकिन आप कहां खड़े हैं? आपने अमेरिका के दबाव में यूएन की मीटिंग में आप एब्सटेन कर गए। ऐसा कभी नहीं हुआ। आप इतने डरे हुए हैं कि आपने एब्सटेन करना मंजूर किया। तो ये स्थिति आपने बना दी है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान कभी ऐसा नहीं था। विदेश मोर्चे पर हिंदुस्तान हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है
और दुनिया में शांति के पक्ष में रहा है। लेकिन इन दोनों अवसरों पर, खास करके इजराइल फिलिस्तीन के मामले में, आपने इस पूरे हिंदुस्तान की जो पूरी परंपरा थी, उस परंपरा को नष्ट कर दिया आपने। तो ये जो आप कह रहे हैं कि महात्मा गांधी तो इनके लिए समझिए कि आज की तारीख में वो गाली देने वाले एक ऐसे ये हो गए हैं कि जिनको सामने रख करके इनकी पूरी ट्रोल आर्मी है, उनको गाली देती है। तो देश के निर्माण से लेकर के और दुनिया में पूरे हिंदुस्तान का लोहा मनवाने वाले जो लोग रहे हैं, उनको आप गाली देकर के सोचते हैं कि हम दुनिया में और देश में अपने आप को स्थापित करेंगे। ये इस स्थिति में आप लेकर के आ गए हैं, तो ये कैसी विडंबना है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि ये इस बात पर अगर हम सब लोग गौर करें कि क्या दुनिया में जो घटनाएं हो रही है, वो घटनाएं भारत को एक तरह से आईना दिखाने के लिए काफी है। ये खुद ही अपना विद्रूप चेहरा जो है उस आईने में देखते रहते हैं। आप कितना भी डंका पीट लीजिए, आप G20 के समय आपने क्या किया वो तो सब लोगों ने देखा। कनाडा के साथ आपने कैसे रिश्ते का निर्वाह किया, आपने पूरी दुनिया ने देखा। आपके जो अलग अलग ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में जो जिसके बारे में कहा जाता है कि नॉन स्टेट एक्टर की जो भूमिका है वहां पर, आपने उसको छिपाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचे। तो कुल मिलाकर के आपने तो पूरे दुनिया में अपनी जगहसाई करवा ली। और नतीजा क्या हासिल हुआ आपको? आप कहते रह जाइए कि हम विश्वगुरु हैं, हम दुनिया को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन आप आज की तारीख में दुनिया को रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान को एक ऐसी अंधेरी सुरंग वाला देश के रूप में आप आगे लेकर जा रहे हैं, जहां दूसरे देशों को लगता है कि हिंदुस्तान को आखिरकार क्या हो गया। इतना मजबूत देश, अमेरिका के दबाव में आप फिलिस्तीन के खिलाफ खड़े हो गए, आपने वहां यूएन में वोट नहीं किया। युद्ध, फ्रांस तक ने युद्ध रोकने की बात की, उसने वोट किया। आपको क्या क्या डर लग रहा था? आप क्यों डरे हुए थे? तो ये पूरा देश से लेकर देश के भीतर और देश के बाहर दोनों जगह ये यही काम कर रहे हैं। आप यहां भी इस देश को एक डरा हुआ मुल्क, डरा हुआ समाज बनाना चाहते हैं, और आपने बनाया है इस देश को एक डरा हुआ समाज की ओर आप धकेल रहे हैं, जिसमें एक अज्ञात भय से लोग डरे हुए हैं। उसी तरह आप दुनिया के नक्शे पर भी अपने मुल्क को एक ऐसे देश के रूप में ले जा रहे हैं जो कि युद्ध के खिलाफ नहीं है, जो शांति के पक्ष में नहीं है। आप ऐसा हिंदुस्तान की ऐसी संरचना, ऐसा रूप सामने लेकर के जा रहे हैं, और ये सबसे गंभीर स्थिति है। ये 10 सालों में ये बना है, ऐसा कभी नहीं था। और यहाँ इस देश में गैर कांग्रेसी सरकारें भी रही, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान की जो रवायत थी युद्ध के खिलाफ और शांति के पक्ष में, इसको तोड़ने का पहली बार जो काम हुआ वो मोदी जी के काल में हुआ, और 10 सालों में ये इस हद तक पहुंच गए हैं। ये बहुत ही दुखद है दिनेश जी।